Hello student, I am Hariom Narwari. We are starting preparation of electrical measurement and instrumentation, and today's topic types of error. As we know that error equals to measured value minus true value और system output minus system input. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था. अब हम error को क्लासिफाइड करते हैं. Errors are generally four types. First, gross error. Second, systematic error. थर्ड इंटरफेरेंस एरर और फोर्थ रैंडम एरर. और सिस्टमेटिक एरर को अगेन पार्ट में कैटेगराइज किया है. सिस्टमेटिक एरर का फर्स्ट टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड एनवायरमेंटल एरर और थर्ड ऑब्जर्वेशनल एरर. अब एरर के फर्स्ट टाइप ग्रॉस एरर की स्टडी करते हैं. आपको मैं बता दूं कि जो ग्रॉस एरर होती है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होने वाली ऐसी एरर है जो ह्यूमन की मिस्टेक के कारण होती है. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग, रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग. अगर ह्यूमन इनमें मिस्टेक कर रहा है, रीडिंग मतलब यदि वो गलत तरीके से रीडिंग को पढ़ रहा है, अगर सामने 10.1 एम्पियर की रीडिंग शो कर रहा है हमारा पॉइंटर और ह्यूमन उसे 10.2 एम्पियर समझ ले या 10.1 एम्पियर समझ ले, तो ये ह्यूमन की मिस्टेक हुई. वो रिकॉर्डिंग करने में गलत हो गया, उसने गलत तरीके से रीडिंग को रिकॉर्ड किया है, गलत तरीके से उसने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग का कैलकुलेशन किया है. तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ये ह्यूमन की मिस्टेक के कारण होती है जो कि ग्रॉस एरर कहलाती है. और जो थर्ड पॉइंट है ये बोल रहा है कि इनकरेक्ट एडजस्टमेंट. अब ह्यूमन क्या मिस्टेक कर सकता है? इनकरेक्ट एडजस्टमेंट वाली कैसी मिस्टेक होगी? यदि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली प्लेस्ड उसकी प्रॉपर पोजीशन है, वर्टिकली प्लेसमेंट यदि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर पोजीशन है और वो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यदि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड कर दे, तो ये मिस्टेक किसकी हो जाएगी? ह्यूमन की, क्योंकि ह्यूमन उसको सही तरीके से प्लेस नहीं कर रहा है. तो ये सारी प्रॉब्लम है. और इसकी रेमेडी क्या है? सिंपल सी बात है, आप ग्रेट केयर कीजिए रीडिंग, रिकॉर्डिंग और कैलकुलेशन में, और रीडिंग को 2 और मोर टाइम्स लीजिए आप, जिससे कि आपने अगर फर्स्ट टाइम गलत रीडिंग ले ली हो तो वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी. आप 2-3 बार अगर सेम रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सही तरीके से रीडिंग ले रहे हो. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो सेकेंड एरर है ये है सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर क्या है ये देखिए. दिस एरर्स में बी ड्यू टू रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, रॉन्ग कैलिब्रेशन एंड ड्यू टू फ्रिक्शन. सिस्टमेटिक एरर को हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सिस्टम में होने वाली जो एरर्स हैं वो सिस्टमेटिक एरर है. जैसे कि रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, आपने गलत तरीके से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया है और आपने जो स्केल का कैलिब्रेशन किया है वो रॉन्ग तरीके से किया है. आगे के लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कैलिब्रेशन. और फ्रिक्शन हो रहे हैं. अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में के इंटरनल पार्ट में फ्रिक्शन हो रहा है तो ये किसकी एरर है? ये भी तो सिस्टम की एरर है ना, कि आपने सही तरीके से सिस्टम को कंस्ट्रक्ट नहीं किया, इसलिए अंदर फ्रिक्शन हो रहा है. तो इन सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सिस्टमेटिक एरर को 3 पार्ट में अगेन क्लासिफाइड किया गया है, जिसका पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है एनवायरमेंटल एरर और थर्ड है ऑब्जर्वेशनल एरर. ये देखिए, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो अब हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की स्टडी करते हैं कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. ये देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है. द एरर विच अकर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट इंटरनल स्ट्रक्चर. हाँ, सिंपल सी बात है, नाम ही इसका इंस्ट्रूमेंटल एरर है. तो ये एरर किसके कारण होने वाली है? इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण ये एरर होने वाली, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है. आपने सही से इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट नहीं किया गलत तरीके से, तो ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी. तो देखते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर के क्या क्या कारण है. फर्स्ट है ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन इंस्ट्रूमेंट. ये देखो, ये फर्स्ट रीजन है. अब इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या हो सकते हैं? ड्यू टू वेरिएशन इन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड. जो मैग्नेटिक फील्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इनसाइड है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए. अगर उसमें वेरिएशन हो रहा है तो भी इंस्ट्रूमेंट में डिस्टर्बेंस आ जाएगा. और इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है?
यदि वियर एंड टीयर्स हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में तो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। ड्यू टू इंटरनल डिफेक्टिव पार्ट, यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इंटरनल पार्ट डिफेक्टिव हो तो भी ये इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो ये पहला कारण है इंस्ट्रूमेंटल एरर का। सेकेंड कारण है ड्यू टू मिस यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये भी तो इंस्ट्रूमेंट की ही एरर है। अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो एरर ग्रॉस एरर में आ गई वो इंस्ट्रूमेंटल एरर में नहीं आ सकती। हो सकता है कि ये एरर वहाँ भी हो रही हो। और ये जो सेकेंड पॉइंट है ये मैंने आपको ग्रॉस एरर में भी बताया था कि ड्यू टू मिस यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर वर्टिकली प्लेसमेंट के लिए सुटेबल है तो यदि आप उसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये ह्यूमन भी ऐसी मिस्टेक कर सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली प्लेसमेंट के लिए अच्छा है, गुड है और बनाया गया है, उसको यदि आप हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है फ्लूइड, जहाँ फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ हो रहा है वहाँ आपको वर्टिकली प्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ का फ्लूइड लीकेज हो जाएगा। ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक के बेसिस पर यदि कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया गया है तो वो भी प्रॉपर पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक वाला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी ग्रेविटी पर उसका इफेक्ट होगा पोजीशन का, इसलिए आपको यहाँ इन बातों का भी ख्याल रखना है। तो ये जो ड्यू टू मिस यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की एरर है। हॉरिजॉन्टल रखो तो सही रीडिंग देगा, वर्टिकली प्लेस्ड कर तो गलत रीडिंग देगा, या फिर वर्टिकली रखो तो सही रीडिंग देगा और हॉरिजॉन्टल रखो तो गलत रीडिंग देगा। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट की एरर होगी। और ये ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण भी हो सकता है। अगर ह्यूमन को पता है कि इसे वर्टिकली प्लेस करना है, उसे बताया गया था, प्रॉपर समझाया गया था, लेकिन वो फिर भी हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहा है, तो ये मिस्टेक ह्यूमन भी कर सकता है। इसलिए दोनों एरर में ये वाला पॉइंट आता है। और थर्ड है ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो ये भी इंस्ट्रूमेंट एरर की प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट, इसलिए बिकॉज ईच इंस्ट्रूमेंट हैविंग फिक्स लोडिंग कैपेबिलिटी, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक फिक्स लोडिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर उस लोडिंग के बियॉन्ड अगर आप इंस्ट्रूमेंट को लोड करोगे तो डेफिनेटली वो सफ़र करेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन होगी कि इंस्ट्रूमेंट को एक फिक्स वैल्यू तक ही लोड किया जा सकता है, उससे ज़्यादा लोड करोगे तो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। अब सिस्टमेटिक एरर का फर्स्ट टाइप इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने देख लिया। अब सिस्टमेटिक एरर का सेकेंड टाइप इन्वायरमेंटल एरर देखते हैं। क्या होता है? दिस एरर आर कॉज्ड बाय कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग एक्सटर्नल टू द इंस्ट्रूमेंट। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सराउंडिंग कंडीशन है वो भी इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड स्ट्रे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रे का मीनिंग होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होता है, और कोई बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक इंटरनल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करे तो उससे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे कि मान लो हमारे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो बाहर से अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि वीक हुआ तो फिर अगर स्ट्रे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फिर वो अफेक्ट कर देगा हमारी परफॉर्मेंस को, क्योंकि हमारा जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलरेडी कम है, वीक है। उस पर आप अगर अलग से उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिक्स हो जाए तो फिर तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है, हमारी परफॉर्मेंस ही अफेक्ट हो जाएगी। हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। जो उसकी एक्चुअल है वो रहना चाहिए। तो क्या रेमेडी है?
फर्स्ट रेमेडी है कि इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इम्यून टू ह्यूमिडिटी। ये शुड बी है, या मी लिखा गया है मेरे हाथ। इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इम्यून टू ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड वाइब्रेशन। मतलब कुल मिलाकर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और वाइब्रेशन जैसे फैक्टर हमारे इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट ना कर सके। ये इम्यून का मीनिंग तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अभी के टाइम में, जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी को हम कोरोना वायरस से इम्यून बना रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने सुना ही होगा, वो टीवी में, रेडियो में ये सब एडवर्टाइजमेंट चल ही रहे कि हमारे शरीर को आप एकदम ऐसा बनाओ कि कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। उसी प्रकार से हमारे इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसा बनाएंगे कि एक्सटर्नल सराउंडिंग कंडीशन जैसे कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, डर्ट, स्ट्रे, इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट ना कर सकें। और सेकेंड है प्रॉपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, मतलब ऐसी बाहर एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर बना दो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अफेक्ट ना कर सके। थर्ड रेमेडी है द इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्लेस्ड ऑन फर्म्ड बेस। तो ये फर्म्ड बेस मतलब होता है फिक्स पोजीशन, फिक्स प्लेस पे हमारा इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड होना चाहिए, एक ही जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तिरछा रखाया है, हिल रहा है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर आप रीडिंग ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब सिस्टमेटिक एरर की थर्ड एरर ऑब्जर्वेशनल एरर की स्टडी करते हैं। देखो क्या है ऑब्जर्वेशनल एरर। देयर आर मेनी सोर्स टू दिस एरर सच एज ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। अब नाम ही जिसका ऑब्जर्वेशनल एरर है तो वहाँ मिस्टेक क्यों होगी? यदि रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप तो ये एरर क्रिएट हो जाएगी। और सेकंड इसका कारण है ड्यू टू पैरेलैक्स एरर। ये पैरेलैक्स एरर इंपॉर्टेंट है। पैरेलैक्स एरर क्या होता है एक्चुअल में, आप यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंटर है। जब ह्यूमन इस साइड से, जहाँ मेरा माउस का पॉइंटर दिख रहा है आपको, उस साइड से देखेगा तो जैसे सपोज करते हैं ये 50 पे है अभी, ठीक है, ये 50 पर है अभी। लेकिन अगर ह्यूमन जहाँ मेरा माउस है वहाँ से देख रहा है तो उसको मेरा पॉइंटर 51 एम्पियर पर दिख रहा है या 51 वोल्ट पर दिख रहा है। और ह्यूमन यदि मेरे माउस अब जहाँ जिस पोजीशन पर आ गया है यहाँ से देखे तो वो 49 एम्पियर की रीडिंग ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो है एक्चुअल में 50 एम्पियर पर, लेकिन ऐसा हमें दिख रहा है। सॉरी 50 नहीं 80 है। अच्छा मैं ही गलत बोल रहा था, सॉरी। तो ऐसा हो गया यहाँ पर। तो ये जो एरर है इसको पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। ह्यूमन देखने में मिस्टेक कर देता है। ये देखिए आप, ये आँख के थ्रू आपको ये समझाया है यहाँ पर, ठीक है। इतने डिटेल में मत जाइए, बस इतना याद रखिए। तो इस एरर को दूर करने के लिए देखो क्या किया इन्होंने क्या किया है कि एक मिरर टाइप का इस स्केल के पीछे लगा दिया है, इस पॉइंटर के ऊपर लगा दिया है, जिससे कि उसकी शेडो नहीं बन पाती है और हमें प्रॉपर रीडिंग मिल जाती है। तो ये रेमेडी वही है, दिस एरर में बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग रीडिंग केयरफुली। ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन तो ह्यूमन ही कर सकता है, तो केयरफुली रीडिंग लो तो ऐसी मिस्टेक नहीं होगी। और जो दूसरी पैरेलैक्स एरर आ गई है, यदि इसे दूर करना है तो क्या करो कि यूजिंग मिरर ओवर द स्केल, इस स्केल के ऊपर एक मिरर लगा दो आप, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। तो हमने सिस्टमेटिक एरर की इन तीनों कंडीशन को देख लिया है। अब एरर के थर्ड टाइप इंटरफेरेंस एरर की स्टडी करते हैं। ये इंटरफेरेंस एरर जनरली इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आती है जनरली ये प्रॉब्लम। देखो क्या हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखो ये एक टेलीकम्युनिकेशन लाइन है और ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन मतलब ये पावर ट्रांसमिशन लाइन, जैसे 3 फेज की सप्लाई, ऊपर से 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन। और ये मेरी टेलीकम्युनिकेशन लाइन है। जनरली आपने देखा होगा कि जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन है ये पावर ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ ही चलती है।
देखना कभी आपने, ऑब्जर्व करना इस बात को। तो जो टेली कम्युनिकेशन लाइन है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। सपोज करो कि मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में इसकी फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, और हमारी जो 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। तो ये जो मेगाहर्ट्ज़ वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वेवफॉर्म कुछ ऐसी बनेगी, बहुत स्मॉल, इतनी स्मॉल, मतलब इसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा वेवफॉर्म का। और यहाँ जो वेवफॉर्म रहेगी उसकी ऐसी रहेगी। तो होता क्या है, हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि इस टेलीकम्युनिकेशन लाइन के वायर से लिंक होता है, जिससे कि क्या हो जाता है, ये वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट हो जाती है एक ऐसे, और इनका मैग्नीट्यूड भी कम होता है। तो ये अगर ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी तो इसे इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस एरर में क्या होता है, ये ऐसा होता है, सिग्नल अफेक्ट हो, जब दो सिग्नल एक दूसरे के ऊपर मिलते हैं तब जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इंटरफेरेंस प्रॉब्लम कहलाती है। ये फर्स्ट इंटरफेरिंग सिग्नल के कारण ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा नॉइज़ के कारण भी ये सिग्नल अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन के सिग्नल कितने छोटे छोटे से, अगर नॉइज़ अगर यहाँ आएगी तो ये फिर डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, तो ये नॉइज़ से भी अफेक्टेड हो जाते हैं, हमिंग साउंड से भी अफेक्ट हो जाते हैं। हमिंग साउंड क्या होता है, जब हमिंग साउंड का मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताया था, क्या होता है एक्चुअल में, जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस बार बार चलते रहती है, उसके कारण भी हमिंग साउंड क्रिएट होता है। और दूसरा स्किन इफेक्ट और कोरोना इफेक्ट के कारण भी हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, और रिपल और डिस्टॉर्शन के कारण तो प्रोड्यूस होगा ही। तो इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण इंटरफेरेंस एरर प्रोड्यूस होती है। और इसकी रेमेडी क्या है, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इम्यून टू स्ट्रेस सिग्नल। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ये क्यों हुई थी, सबसे बड़ा रीज़न तो स्ट्रेस सिग्नल का ही है। अब बढ़िया हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइन का सिग्नल जा रहा था, तो ये पावर ट्रांसमिशन लाइन की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसने हमारे सिग्नल को अफेक्ट कर दिया था। तो ये एक्सटर्नल है ना, हमारे सिग्नल का इंटरनल तो कुछ नहीं है, ये बाहर से आया है। ये नॉइज़ भी बाहर से आई है, ये हमिंग साउंड भी कहाँ से आई है, बाहर से प्रोड्यूस हुई है। इसलिए यदि आपको इंस्ट्रूमेंट को सेव करना है इन प्रॉब्लम से, तो आप ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट बनाइए जो स्ट्रेस सिग्नल के अपोज में इम्यूनिटी रखता हो। अब लास्ट एरर, रैंडम एरर की स्टडी करते हैं। एरर का लास्ट टाइप है रैंडम एरर। ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, देखो क्या है ये। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शोज द वेरिएशन फ्रॉम वन रीडिंग टू अनदर इवन आफ्टर आ सिस्टमेटिक एंड ग्रॉस एरर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ये एरर क्या हो रही है, इसमें हम जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रीडिंग के, वो हर बार हमें डिफरेंट रीडिंग शो कर रही है, वेरिएशन फ्रॉम वन रीडिंग टू अनदर। जबकि हमने सिस्टमेटिक एरर और ग्रॉस एरर दोनों का ध्यान रखा है, उसके बाद भी हमारी रीडिंग में वेरिएशन हो रहा है। तो ऐसी जो एरर है ये रैंडम एरर कहलाती है, और इन्हें अननोन फैक्टर या फिर अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर के कारण ही होती है। इनका हमें पता ही नहीं रहता कि ये एरर हो क्यों रही है। जब हमें पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रही है, तो इस प्रकार की जो एरर होती है इन्हें रैंडम एरर कहा जाता है। और ये अपने आप में एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। इस एरर से क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखे हैं, यहाँ से भी आते हैं, पर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस रैंडम एरर को मैं अलग से वीडियो बना के आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं अपनी एरर को यहीं फिनिश करता हूँ, और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मेरा रैंडम एरर के रिगार्डिंग रहेगा। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय videos to every student who needed this lecture. Okay, thank you.